हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि यूएसएसआर टूटने के बाद वो जो 15 अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज निकल के आई थी, जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, उसका इंडिया के साथ रिलेशन कैसा रहा, यूएसएसआर के टाइम पीरियड में कैसा रिलेशन था, और इंडिपेंडेंस के बाद कैसा रिलेशन रहा, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि देखो, इंडिया तो है ही अच्छा, है ना। तो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने जितने भी वो पोस्ट कम्युनिस्ट 15 कंट्रीज थे उन सब के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का संविधान ही ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है क्या, कि भैया पीस मेंटेन करनी है दुनिया में, हाँ कि ना, कोऑपरेशन मेंटेन करना है दुनिया में, तो वही इंडिया कर रहा है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, लेकिन इन 15 कंट्रीज में भी इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन किसके साथ है, तो रशिया के साथ है। Indo-Russian relations are embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions। और ये बोल रहा है कि इंडिया और रशिया के इतने अच्छे रिलेशंस क्यों है। इंडिया और रशिया के रिलेशंस इतने अच्छे हैं क्योंकि इंडिया और रशिया हिस्ट्री के बहुत सारे चीज़ों को मैच करते हैं, है ना। मतलब हिस्टोरिकली फ्रेंड्स रह चुके हैं। जब यूएसएसआर था तब भी इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूएसएसआर, कैसे कैसे हेल्प करता है वो भी देखेंगे अपन। और इसी वजह से जब यूएसएसआर का बेटा रशिया बन के आएगा तो रशिया का और इंडिया का जो दोस्ती है वो निभाते हुए चली जाएगी आगे। इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। और ये बोल रहा है कि राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर रशियन को इंडिया की बॉलीवुड मूवीज, इंडिया का कल्चर वगैरह वगैरह पसंद है, ठीक है। और ये उनके यहाँ पर हाउस होल्ड नेम्स है ना। घर घर में लोगों को पता है कि राज कपूर कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, शाहरुख खान कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। और ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे रशिया में और इनफैक्ट पूरे के पूरे यूएसएसआर, पोस्ट यूएसएसआर में हम लोगों को हिंदी सॉन्ग्स वगैरह सुनने को मिलते हैं। यानी कि इंडिया का कल्चर इतना रिच है कि बाहर वाले लोग भी जब तक इससे प्यार नहीं करते तब तक रह नहीं पाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बता रहा है हमें। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंडिया और रशिया दोनों का विजन सेम है। क्या विजन है इन दोनों का? इन दोनों का विजन ये है कि हम लोगों को मल्टीपोलर वर्ल्ड देखना है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बाइपोलर वर्ल्ड था। यूएसए का डोमिनेंस इस साइड में था, यूएसएसआर का डोमिनेंस इस साइड में था, आगे ना। अब इंडिया और रशिया ये चाह रहे 1991 के बाद, 1991 में क्या हो जाएगा, यूएसएसआर खत्म। यूएसएसआर खत्म का मतलब दुनिया कैसे बन जाएगी? दुनिया बन जाएगी एक यूनिपोलर वर्ल्ड। और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में डोमिनेंस किसका रहेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। लेकिन रशिया को ये पसंद नहीं है और इंडिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने तभी तो बनाया था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि भैया मैं तो तुम दोनों सुपर पावर्स के साथ नहीं हूं। अरे आगे ना हुआ था ना ऐसा। तो अब इंडिया और रशिया का विजन क्या है? इंडिया और रशिया कह रहा है कि भैया किसी एक पावर की, किसी एक कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, और दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या, कि इस यूएसए को टक्कर देने के लिए बहुत सारी पावर्स उठ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लोग चाहते हैं कि चाइना भी क्या करे, सुपर पावर बने, इंडिया भी सुपर पावर बने, आगे जाकर कुछ ग्रुप्स ऐसे आए जो सुपर पावर बने, ठीक है, और क्या करे, इसके डोमिनेंस को चैलेंज करे। तो इंडिया और रशिया दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, दोनों भी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। और ये लोग चाहते हैं कि बहुत सारी पावर्स जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में आए। कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच एन अटैक ऑन एनी country is regarded as a threat to all countries are and requires a collective response. Greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts, and independent foreign policy for all countries, and decision making through bodies like the United Nations that should be strengthened, democratized and empowered। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे बनेगा? मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा जब बहुत सारी न्यू पावर्स इमर्ज होगी। अब न्यू पावर्स में कौन कौन आ सकता है? हमारे पास इंडिया आ सकता है। न्यू पावर्स में कौन आ सकता है? चाइना आ सकता है। न्यू पावर्स में कौन आ सकता है?
रशिया तो है ही, आगे ना। न्यू पावर में और कौन आ सकता है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन आ सकता है, आगे ना, जैसे आसियान आ सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आ सकते हैं, ठीक है। और कौन आ सकता है? जैसे कि क्या कहते हैं उसको, ब्रिक्स आ सकता है, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आए जो क्या करें, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करी जाए। मतलब क्या कि अगर किसी एक भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो इसको ऐसा माना जाए कि भैया सारी की सारी कंट्री जो है वो खतरे में है ना। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करने की बात करते हैं इंडिया और रशिया दोनों के दोनों। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। आई क्या बोल रहा है? ग्रेटर रीजनलिज्म। ग्रेटर रीजनलिज्म का मतलब क्या है? जिसका रीजन है उसको वहां पर ऑटोनॉमी हो, उसको वहां पर रूल करने दिया जाए, कोई बाहर का देश आकर किसी दूसरे देश को कंट्रोल ना करे, ठीक है। तो ग्रेटर रीजनलिज्म हो हर जगह पे। निगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑन ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, अगर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स है तो उसका निगोशिएटेड सेटलमेंट्स हो, एक कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए बीच का जिससे क्या हो, दोनों कंट्रीज खुश हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें इजराइल की और पैलेस्टाइन की, है ना, तो दोनों की लड़ाई चलती रहती है। जेरूसलम के लिए लड़ाई चलती है जो कि कैपिटल है किसकी, पैलेस्टाइन की और इजराइल की, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल, अब लड़ाई होती रहती है इन दोनों के बीच में, तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, निगोशिएशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत करके सॉल्यूशन निकालने चाहिए, है ना। इंडिया और पाकिस्तान पे कश्मीर इशू है, ठीक है। तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसा कहना है इंडिया और रशिया दोनों का। इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को निगोशिएट करके सॉल्व कर देना। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, सारी की सारी कंट्रीज कि जो फॉरेन पॉलिसी हो वो कैसे होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है, किसके साथ कोऑपरेशन करना है, किसके साथ दुश्मनी करनी है, किसकी साइड लेनी है, किसकी साइड नहीं लेनी है, वो हर कंट्री खुद चूज करे, किसी और का इन्फ्लुएंस उस पर ना हो। ये चीज बोला जा रहा है। एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशंस, और ये लोग क्या करते हैं? यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, स्ट्रांग बनाने की, कंसोलिडेट करने की बात करते हैं, और बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में तो डेमोक्रेसी आ ही रही है कि ना, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अब ये दोनों क्यों बोल रहे हैं? इंडिया का एक सपना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, है ना। हम लोगों ने देखा था इसको कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते थे। और ये 5 परमानेंट में कौन कौन आता है? इसमें यूएसए आता है, इसमें चाइना आता है, इसमें यूके आता है, इसमें रशिया आता है, इसमें फ्रांस आता है, ठीक है। और इनके पास वीटो पावर होती है। इंडिया का सपना है कि मैं भी इसमें क्या करूं, शामिल हो जाओ। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सब इक्वल, सब बराबर, है ना, लोग जैसे बोलेंगे वैसा होगा, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या है, ये जो 5 कंट्रीज है इनके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स है 10, ठीक है। और 2-2 साल के लिए आ रहे हैं ये लोग, ये 5 के 5 ऐसे ही रहेंगे। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भैया यूनाइटेड नेशंस में तो डेमोक्रेसी नहीं है कि ना। अगर ये 5 हमेशा परमानेंट रहेंगे इसका मतलब क्या है? ये लोग हमसे ऊपर है और हम लोग इनके नीचे, यही मतलब होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात होती है, यूनाइटेड नेशंस को डेमोक्रेटाइज करने की बात यहां पर होती है। आगे क्या बोल रहा है? मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। और 2001 में इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें 80 से भी ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स हम लोग साइन करते हैं, ठीक है। वो मिलिट्री के लिए हो, साइंटिफिक चीज़ों के लिए हो, स्पेस के लिए हो, टेक्नोलॉजी के लिए हो, है ना, डिफेंस के लिए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या करा है? रशिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करा था 2001 में। 2001 याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? और क्वेश्चन है कि नैम का क्या हुआ, ठीक है, इसका फायदा क्या है और नैम का क्या हुआ ये तो बताओ सर, है ना। नैम तो बनाया हुआ था, अब कोल्ड वॉर खत्म भी हो गया, तो नैम ने क्या अपनी सिग्निफिकेंस खो चुका है क्या? नैम अब वैसा नहीं रहा जैसा अब पहले था, है ना, क्योंकि नैम तो बना ही था आगे जो 2 सुपर पावर्स की, भैया इसकी भी साइड नहीं लेंगे, इसकी भी साइड नहीं लेंगे, लेकिन अब क्या नैम का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आइए देखते हैं इसके बारे में। इंडो रशियन रिलेशनशिप एडवांटेज, ये बोल रहा है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप का एडवांटेज क्या है? इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relations with China। अब देखो क्या बोल रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है रशिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके, दोस्ती करके। इंडिया और रशिया की दोस्ती से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कैसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है? जब भी यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की बात उठती है तो रशिया हमेशा इंडिया का साथ देता है, कभी इसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, ठीक है। अब तो यूएसए भी इंडिया का ही साथ दे रहा है, क्यों? क्योंकि भैया यूएसए तो बिजनेसमैन है,
यूएसए को जहाँ फायदा होगा वहाँ देखेगा इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंडिया को सपोर्ट करता है। पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, कैपिटलिस्ट कंट्री था, सीटों का पार्ट था, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या है, इंडिया जो है वो दुनिया का एक उभरता हुआ देश है, और कश्मीर के इशू पे हमेशा रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो यूएसएसआर के टाइम पीरियड में हो, चाहे वो रशिया के टाइम पीरियड में हो, तो ये लोग हमेशा इंडिया के साथ ही रहते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, एनर्जी सप्लाईज। अब हमें पता है कि यूएसएसआर का पूरा इलाका और रशिया भी, इनके पास बहुत सारे नेचुरल गैसेस है, बहुत सारे ऑयल है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एनर्जी सप्लाईज के लिए भी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर इंफॉर्मेशन जब भी शेयर करनी होती है हम लोगों को, ठीक है, तो रशिया हमें इंफॉर्मेशन देता है, हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया जो है वो किसका पड़ोसी है? तो सेंट्रल एशिया जो है पहले यूएसएसआर का पार्ट था, वही कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, है ना। बाद में सीआईएस बना, सीआईएस का पार्ट बने सारे के सारे, रशिया भी सीआईएस का पार्ट है, ठीक है। तो रशिया की इन लोगों से अच्छी बनती है ना। तो इंडिया को जब भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या यहाँ से तेल खरीदना है, या यहाँ से नेचुरल गैस लेना है, या कुछ रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, तो रशिया की हेल्प से वो सस्ते दामों पे मिल जाता है ना। सस्ते दामों में मतलब ये नहीं कि 10 पैसे में 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, सस्ते दामों में मतलब ये है कि जितना मार्केट का प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा कम, हाँ कि ना। फिर क्या हो रहा है, अनबैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना, ठीक है। अब चाइना हमारा पड़ोसी, और चाइना खतरनाक है, सुपर पावर है, और इतना खतरनाक ये हो सकता है कि लड़ाई हो जाए तो आज भी वो हमें हरा दे, ठीक है। लेकिन हमारा दोस्त है यूएसएसआर यानी कि रशिया, ठीक है। और रशिया हमारा दोस्त होने की वजह से चाइना के लिए इजी नहीं है कि वो क्या करे, हमारे ऊपर अटैक करे, ठीक है। तो हमारा जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है ड्यू टू रिलेशन विथ रशिया, ठीक है। आगे आते हैं। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया, ठीक है। और रशिया को कैसे मदद मिलती है, रशिया को कैसा बेनिफिट मिलता है? तो हम लोग डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा खरीदते हैं रशिया से, है कि ना। बहुत ज्यादा डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, और रशिया जितना भी डिफेंस सिस्टम बनाता है, मिलिट्री सिस्टम बनाता है, जितने भी गन्स, एम्युनिशंस, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा जितना भी बनाता है वो, उनसे हम सेकंड सबसे टॉप मोस्ट बंदे जो उनसे क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। अब हम लोग चीजें खरीदते हैं, मतलब पैसा किसको जा रहा है, रशिया के पास जा रहा है, तो रशिया की इकोनॉमी बढ़ रही है कि ना। तो रशिया को इससे बेनिफिट मिलता है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। और ये बोल रहा है कि इंडियन मिलिट्री को अपना बहुत ज्यादा हार्डवेयर कहां से मिलता है, रशिया से मिलता है। सिंस इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, रशिया इज इंपॉर्टेंट टू इंडिया एंड हैज रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस। और ये बोल रहा है कि इंडिया क्या है, ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है। ऑयल इंपोर्टिंग नेशन का मतलब क्या, हमारे पास तेल नहीं है, हम लोग तेल क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाते हैं, है ना। चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, सेंट्रल एशिया से हो, चाहे यूएसए से मंगाना पड़े, ठीक है। लेकिन जब भी ऑयल क्राइसिस आती है, या फिर तेल की कमी हो जाती है, या फिर तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम लोग किससे हेल्प मांगते हैं, रशिया से, कि भैया दे दे थोड़ा सा यार, ठीक है। तो रशिया क्या करता है, रशिया जो है हमेशा हमारी हेल्प करता है, और इसी वजह से रिलेशन जो है रशिया, अच्छा रशिया को भी पता है ना कि इंडिया अगर यूएसए के साइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। जब तक अपनी दोस्ती बन रही है, और हिस्टोरिकली दोस्ती है अपनी, ठीक है, तो हम लोग क्या नहीं करना है, इसका हाथ नहीं छोड़ना है इंडिया का, ठीक है। तो इस वजह से रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा चुभते हैं किसको, यूएसए को, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्या बता रही है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही है हम लोगों को, तो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है ना। ब्रह्म, ये जो ब्रह्मा से ब्रह्म आता है और मॉस्को का मॉस लगा हुआ है ना, तो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, जो हम लोगों ने मंगवाई थी, कहाँ से, रशिया से। इंडिया सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड द रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अब धीरे धीरे अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है। रशिया के साथ तो है अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है, और उनसे एनर्जी इंपोर्ट्स मंगवाना चाहता है ना। नेचुरल गैसेस मंगवाना चाहता है, पेट्रोलियम मंगवाना चाहता है, डीजल वगैरह जो भी है वो सब कुछ क्या करना चाहता है, इंडिया यहाँ से मंगवाना चाहता है। और क्योंकि रशिया के रिलेशन अच्छे हैं तो ये लोग सस्ते में दे भी देंगे, है ना। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कॉपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। ये बोल रहा है कि इन रिपब्लिक्स के साथ कॉपरेशन करने का क्या मतलब है, कि हम लोगों को मौका मिलेगा इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करने का, है ना। मान लो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आज भी हम लोगों से गरीब कंट्री है ना। इसका मतलब उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है जितने हम लोग हैं, इंडिया जितना भी नहीं है वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे भैया चल मैं इन्वेस्ट करता हूँ तेरे यहाँ पर, ठीक है, बदले में तू क्या कर देना, हमें तेल वगैरह दे देना, ठीक है, सस्ते दामों पे दे देना, चल ठीक है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका भी फायदा, उनका क्या फायदा, उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके लोगों को सैलरीज मिलेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। और हमें क्या फायदा कि हमें
ऑयल चाहिए क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो वहां से मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज है। आगे देखो क्या बोल रहा है, रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। तो ये क्या बोल रहा है कि रशिया के लिए, रशिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए, है ना, या प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया हमारा रशिया क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स या प्लान्स बनाने के लिए, है ना। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स है जिसकी मशीनरी वगैरह हम लोग रशिया से लेकर आते हैं, ठीक है, या रशिया उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। और जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, या स्पेस रिसर्च की बात कर लो, हर चीज़ में रशिया हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है। ठीक है, रशिया के आगे हाथ बढ़ाने से पहले रशिया का हाथ आ जाता है कि भैया ले हाथ मिला ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब रशिया के और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा प्योर रिलेशंस है। आगे देखिए क्या बता रहा है, रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे इंडिया और रशिया ने हाथ मिलाया है। क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत पड़ी थी हम लोगों को एक बार, ठीक है, तो हमारे पास था नहीं, तो रशिया ने हमारी हेल्प करी थी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर। आगे आते ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर era, India and the USSR enjoyed a special relationship which led critics to say that India was a part of the Soviet camp. It was a multi-dimensional relationship. अब देखो क्या बोल रहा है ये कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में सबको पता है कि इंडिया जो है वो नैम का पार्ट है। इंडिया ना ही यूएसए का पार्ट है, इंडिया ना ही यूएसएसआर का पार्ट है, इंडिया किसका पार्ट है, नैम का पार्ट है। लेकिन क्योंकि इंडिया के और यूएसएसआर के रिलेशन अच्छे थे, इस वजह से यूएसए वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कहते थे कि भैया ये जो इंडिया है ना, ठीक है, ये दोगलापंथी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये यूएसएसआर को ही सपोर्ट करता है हमेशा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, 1956 क्या होता है, जब ब्रिटेन अटैक करता है इजिप्ट पे, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया पूरे दुनिया में हल्ला कर देता है कि भैया ब्रिटेन ने जो अटैक करा इजिप्ट पे गलत है, स्विस कैनल वाला इशू, ठीक है। लेकिन 1956 में ही जब यूएसएसआर अटैक करता है हंगरी पे, तो इंडिया शांत रहता है, इंडिया कुछ बोलता ही नहीं है ना। यहां पर इंडिया दुनिया के प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है और यहां पर इंडिया कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो यूएसए वेस्टर्न वर्ल्ड वाले लोग क्या कहते थे कि इंडिया दिखाने के लिए तो नैम का पार्ट है ना, लेकिन असलियत में ये यूएसएसआर का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि इंडिया के और यूएसएसआर के रिलेशनशिप जो थे वो मल्टी डायमेंशनल थे। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी थे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी थे, और क्या कल्चरल रिलेशनशिप भी थे। कैसे, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक की बात करते हैं। द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर की बात कर रहा है, assisted India's public sector companies at a time when such assistance was difficult to get। ठीक है, जब हम लोग प्लान डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज खड़े कर सके। पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को, ऐसी कंपनी जिसमें सारे के सारे शेयर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट कंपनीज को अपन क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये क्या बोल रहा है, सोवियत यूनियन ने क्या करा था, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो, चाहे सेकंड 5 ईयर प्लान हो, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा दिया था हमें, ताकि हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज बना सके। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या, ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज चल सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, तो पावर प्लांट क्या, हैवी इंडस्ट्रीज है। डैम्स बनाने हैं, डैम्स क्या, हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह हम लोगों को दिया था, और हमारी बहुत ज़्यादा असिस्टमेंट करी थी या हेल्प करी थी, एड करी थी, किसने, यूएसएसआर ने, ठीक है। इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये बोल रहा है कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी फाइनेंशियली, और टेक्नोलॉजिकली भी इसने क्या करी, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी स्टील प्लांट्स बनाने में। कौन से स्टील प्लांट्स, स्टील प्लांट्स इन भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, और मशीनरी प्लांट्स जैसे कि भेल, दिख रहा है भेल। तो भेल जैसे मशीनरी प्लांट्स बनाने में भी रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्प रही है हमारी, और इसी वजह से इंडिया भी क्या करता है, रशिया का सपोर्ट करता है। लेकिन मुझे बताइए कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो क्या यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने सपोर्ट किया था रशिया का? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आगे देखिए क्या बता रही है। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, और नया नया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास एफडीआई नहीं था,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, या फॉरेक्स नहीं था इंडिया के पास। फॉरेक्स का मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो डॉलर्स में होता है, आगे ना। और हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पीरियड में, डॉलर्स नहीं थे कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, और हमारी करेंसी इकोनॉमी जो है वो कतई जमीन पर रगड़ रही थी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में रशिया कहता है कि भैया कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है डॉलर्स, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मुझे ना इंडियन रुपीज दे दे, मैं इंडियन रुपीज ही क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। बाद में इंटरनेशनल मार्केट में चेंज करवा लेंगे वो, ठीक है। तो जब हमारे पास डॉलर्स की कमी थी या इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी नहीं थी, तब रशिया ने इंडियन रुपीज को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तू भाई जैसा है मेरा, ठीक है, तू मुझे इंडियन रुपीज ही दे दे, मैं कन्वर्ट करवा लूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, इस वजह से इंडिया का रिलेशन जो है बहुत अच्छा है किसके साथ? रशिया के साथ, और रशिया का इंडिया के साथ। आगे आते पॉलिटिकल देखते हैं, पॉलिटिकल रीजन। द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजिशन ऑन द कश्मीर इशू इन द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस में जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो रशिया हमेशा इंडिया का साथ देता है, हमेशा। इसने कभी ऐसा नहीं कहा कि भैया चल आज मैं पाकिस्तान का साथ दे देता हूँ, या ऐसा कभी नहीं कहा कि भैया मैंने कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहना, ठीक है। तो इसने क्या करा है, हमेशा कश्मीर वाले मुद्दे पे इंडिया का सपोर्ट किया है। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी दूसरे चैप्टर्स में। लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हुआ क्या था, मान लो इंडिया है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। तो हुआ क्या था, पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई हो रही है 1971 की, इंडो पाक वॉर, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम पीरियड में सीटों का पार्ट था, और सीटों का पार्ट था, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसकी सपोर्ट के लिए कौन आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा। क्यों? क्योंकि नेटो सीटो इनका बोलना क्या था, इनका बोलना तो यही था ना कि भैया किसी एक पे भी अटैक माना जाएगा, पूरे ग्रुप पे अटैक, यही था ना। तो यूएसए को हेल्प करने आना था, और यूएसए वैसे ही चिढ़ता था इंडिया से, क्योंकि यूएसए चाहता था इंडिया भी हमारा पार्ट बन जाए नेटो वगैरह का, लेकिन ये इंडिया नैम में घुस गया था, ठीक है। तो यूएसए क्या कर गया था, पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए आ गया था, लेकिन इंडिया चला गया। इंडिया ने क्या करा, 1971 में एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। कितने सालों के लिए, फॉर 20 ईयर्स। और यूएसएसआर ने क्या बोला, यूएसएसआर ने इसमें बोला कि 20 साल के लिए इंडिया मेरा कतई वाला दोस्त है, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। अगर किसी ने इंडिया के ऊपर हमला करा तो ऐसा माना जाएगा कि मेरे ऊपर हमला करा, ठीक है, और मैं घुस जाऊंगा वॉर में। अब जैसे ही यूएसएसआर आ गया इंडिया के सपोर्ट में, तो यूएसए ने क्या करा, यूएसए की हिम्मत ही नहीं हुई क्या, अटैक करने की इंडिया पे। क्यों नहीं हिम्मत हुई, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कोल्ड वॉर एरा में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम था। आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज, और इंडिया भी क्या करता है, सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसीज को सपोर्ट करता था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भी, लेकिन इनडायरेक्ट वेज में, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, ठीक है। चलिए आगे आते मिलिट्रीली देखते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक सपोर्ट देख लिया हम लोगों ने, पॉलिटिकल सपोर्ट देख लिया, पॉलिटिकल रिलेशंस देख लिया। अब देखते हैं कि मिलिट्री रिलेशंस कैसे थे इन लोगों के। इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विथ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। और ये बोल रहा है कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में या फिर कोल्ड वॉर के बाद में भी जब रशिया बना, तो इंडिया का सपोर्ट करने के लिए बहुत कम कंट्रीज आगे आती थी कि भैया इनको मिलिट्री टेक्नोलॉजी वगैरह दे दी जाए, लेकिन रशिया और यूएसएसआर दोनों कभी पीछे नहीं हटा, और हमेशा इन लोगों ने हेल्प करी इंडिया की किस चीज़ में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने में, ठीक है। दूसरा, द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। और सोवियत यूनियन ने बहुत सारे, यूएसएसआर ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे इंडिया के साथ, किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स, है ना। मतलब इकट्ठा मिलते और इकट्ठा मिलके हम लोग क्या करते हैं, नए नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं, ठीक है। तो साथ में रिसर्च करके काम भी करना चाह रहे हैं, कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा हेल्प रशिया या यूएसएसआर हमारी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो लॉयल रहेंगे ही ना इनसे, ठीक है। आगे आते हैं, कल्चर में देखते हैं। हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन। ये बोल रहा है कि हिंदी फिल्म्स हो गए और इंडियन कल्चर जो था वो पूरे के पूरे यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा फेमस था,
ठीक है, हमारे जो बॉलीवुड के हीरोज वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे यूएसएसआर वाले लोग, ठीक है, और आज रशिया वाले लोग भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे कल्चर से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर, और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भी और कोल्ड वॉर के बाद में भी बहुत सारे इंडियन राइटर्स, इंडियन फिल्म स्टार्स, इंडियन आर्टिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, रशिया या यूएसएसआर विजिट करते रहते थे, और वो लोग बहुत वार्म वेलकम भी करते थे हमारे लोगों का, ठीक है। और ये देखो जरा, एक फोटो दिख रही है हम लोगों को, पढ़ो जरा क्या लिखा है नीचे, हिंदी रूसी भाई भाई, है ना। हिंदी चीनी भाई भाई तो सुना था तुम लोगों ने, लेकिन हिंदी रूसी भाई भाई भी ऐसा भी नारा था, ये आप लोगों को आज पता चल रहा है, ठीक है। तो ये था इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज या पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ का पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप आप लोगों को इस वाले लेक्चर में बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।